नमस्कार, स्वागत आप सभी का भारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश के दिन भर की खबरों पर आज नजर डालेंगे और साथ ही साथ अब तक की अपडेट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में हंगामे की स्थिति को लेकर के। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा हुआ जब विधायकों के इस्तीफे का प्रकरण एक बार फिर से सदन में गूंजा। इस पर संयम लोढ़ा के बोलने को लेकर के हंगामा गहरा गया, जहां इसके बाद स्पीकर और बीजेपी के नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में तीखी बहस हुई। स्पीकर सीपी जोशी ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है, आपका काम नहीं। स्पीकर ने कहा कि ये मेरा काम है, आपका काम नहीं। मेरा काम भी आप करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। कैसे आखिरकार इस पूरे मसले पर सदन में हंगामा बरपा, आप भी देखिए। अध्यक्ष महोदय, आपका अधिकार है, इसमें हम कोई ये भी आपका अधिकार है। यदि मैं मान लो गलत रूल से, मैं आपको अधिकार है, मैं गलत रूल से चला रहा हूं तो आपको अधिकार है कोर्ट में जाना जा भी गए। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं आपको पूरा अधिकार है। आपको लगता है मैं गलत रूल से चला रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है कोर्ट में जाकर उस रूल से चलाने के लिए मुझे लाइसेंस देना। तो बैठो ना आप, फिर आप बैठिए, आप आराम से। फिर बैठिए, मैं भी आपके कहने से काम नहीं करूंगा, मैं भी आपके कहने से काम नहीं करूंगा, मैं भी आपके कहने से काम नहीं करूंगा। बैठे, आप बैठे। टुकड़ों में कैसे अब 100 मुझे बोलना नहीं चाहते आप। एक सेकंड, मैं कहता है जी, सुन ला, मैं आपकी बात सब सुनूंगा, मैं सब सुनूंगा। एक मेरी बात, पर मैं किसी सदस्य को सीनियरिटी के नाम पर यह हाउस चलाने की डिक्टेट करने का अधिकार नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं होता। एक सेकंड, आप बोले। अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 157 में विशेषाधिकार प्रस्ताव कैसे मूव होगा वो भी है। आपको स्वीकार करने के लिए मेरा ये कहना है कि हमारे सदस्य को कहना यह है कि जब इस पर आप डिस्कशन करें, स्वीकार करें या न करें, वहाँ प्रोसीजर तक जाने का अधिकार आपका है कि 10 लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, या तो वो सीधा कमेटी के पास चला जाता है, या हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं तो हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने इस दौरान हंगामे में दखल दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तरफ से उन्हें बाद में समझाया गया, बताया गया कि आखिरकार उनका उद्देश्य उनकी भावनाओं को, उनके अधिकारों को सीमित करना नहीं है। वे जानते हैं कि स्पीकर के तौर पर उनके अधिकार हैं, लेकिन संयम लोढ़ा के इस पूरे मामले पर बोलने को लेकर के राजेंद्र राठौड़ की तरफ से सवाल उठाए गए। और राजेंद्र राठौड़ ने जब सवाल उठाए तो स्पीकर सीपी जोशी इस पर नाराज नजर आए और उन्होंने नसीहत दी कि अगर मेरा काम भी आप करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप बोले 157 क्या बोलता है अध्यक्ष महोदय? आप 157 नो डिफरेंट दैट वे कोट 157। अध्यक्ष महोदय, कैन यू जस्ट कोट 157? दिस इज माय राइट एज ए स्पीकर। यू कैन नॉट डिक्टेट मी, यू कोट 157, प्लीज कोट 157। आने का मौका मिला और मैं कानून का विद्यार्थी भी हूं, लेकिन आज मन बहुत भारी है। बाढ़ ही बाढ़ खेत को खा रही है। आपको पढ़ दें, उसकी स्वीकृति हो। माननीय कटारिया जी, मैं आप पढ़ लें इसको, आप पढ़ लें इसको। मैं नियम में काम कर रहा हूँ, ये नहीं है नियम में पुकारूंगा वो बोलेगा। पढ़ ले, मैं फिर मैं पढ़ ले। ये राजेंद्र राठौड़ जी आपको आधी बात बता रहे हैं। इन्होंने पढ़ ले। माननीय कटारिया जी, मैं इन्होंने जो लिखित सूचना दी उसको पढ़ दें। मैं माननीय सदस्य उनको अधिकार है। माननीय सदस्य, मैं आप बात समझ लें, मैं बात समझ, मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। मैं आपकी बात, आपने पहले टोका, मैंने रोक दिया। पहले भी प्रश्नकाल के बाद उठाने का था, आपने कहा तो मैंने रोक दिया। आप सीनियर आदमी में, तब भी नियम ये कहता है कि प्रश्नकाल समाप्त होते मैं अलाउ करता, तब भी मैंने आपकी बात मानी कि बात ठीक है। मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूँ कि जब हमें एडमिट करने की स्टेज आ जाए, चाहे मैं कमेटी को भेजूं चाहे हाउस में डिस्कस करूं, तब आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। मैं मना करूँ नहीं, मना नहीं करूँगा। उसके पहले क्या स्टेज होगी, इससे तो मैं डिक्टेट नहीं करेंगे आप मुझे। मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष यदि नियम 157 के अंतर्गत सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुसार है, तो प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा। प्लीज आप अकेले पढ़ रहा हूं मैं आपको, भाई मैं पढ़ रहा हूं मैं। संबंधित सदस्य को पुकारेगा
और जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उसे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा। यही तो लोग कर रहा हूं मैं। आप फिर आप विश्वास के आप प्लीज मेरे को डिक्टेट नहीं करेंगे। मानिए सर जी किसका तभी आप मुझे पूछने वाले कौन होते हैं? आप मुझे पूछने वाले कौन दे रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे मांग लिया तो आप एलो करो ना। ये बैठे आप बैठे लीजिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। मैं अलाउ करूंगा, पहले मैं अलाउ नहीं करूंगा। इस खेल से सरकार के अंतर्द्वंद को कोशिश कर रहे हो आप। मैं माननीय अध्यक्ष आप बैठे, आपको तकलीफ है कुछ? आप नीचे बैठे माननीय अध्यक्ष नीचे बैठे, आप माननीय अध्यक्ष नीचे बैठे। हाउस में नहीं चले कटाया जी, मैं अब ये लिमिट है इसकी, कटाया जी लिमिट है इसकी। आप कटाया जी 1 मिनट जी 1 मिनट बैठे से आप पढ़ ले कटाया जी, चाहे आप पढ़ ले, मुझे क्या करना बता दी, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं नियम के विपरीत जा रहा हूँ। आपका संक्षिप्त है, एक मिनट रुको प्लीज। रामलाल जी बैठो, सीनियर रामलाल जी बैठो आप प्लीज, आप बैठो प्लीज। आप प्रतिपक्ष के नेता है, आप मुझे बता दें मैं जो गलत कर रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के बता दें मुझे गलत कर रहा हूँ। आपकी बात में आप कह रहे हैं वो सही है। संक्षिप्त वक्तव्य का मतलब जो प्रस्ताव उन्होंने लिखा है, जो बात आप तक उस प्रस्ताव के माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं, उसको पढ़ करके आपके ध्यान में लाएं कि मेरा प्रस्ताव ये है। ठीक ये बात ये नहीं है कि भाषण ठोकने का। किसने कहा आपको कैसे अप्रीशिएशन में भाषण देगा? आप बेटे नीचे बैठे, नीचे बैठे मंच नीचे बैठे। आपने आपको सीनियर समझने लगे आप कटाई जी मैदान नहीं होगे आपको। अब आपका अपने हाइपोथेटिकल उत्तर है, ये भाषण ठोकेंगे, फलाना ठोकेंगे, ढीका ठोकेंगे। आप प्लीज कम, आप सर आप सीनियर आदमी है, यू कैन नॉट डिक्टेट मी। आज मैं मेरी इच्छा थी इसलिए लाया हूं मैं कि हाउस के लोगों को मालूम होना चाहिए प्रिविलेज कैसे आता है। बहुत से आदमी को मालूम नहीं, राजनीति राठौड़ कहते हैं वैसे प्रिविलेज नहीं आती है, प्रिविलेज नियम कानून के अंतर्गत आती है। ये लोगों को सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं सोच समझकर हाउस में स्टेज पे लाया हूं। अभी डिस्कशन नहीं हो रहा, जब डिस्कशन होगा तब मैं मान्यवर पूरा का पूरा टाइम, जितना समय आप लेना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पूरा का पूरा टाइम दूंगा मैं। पर वो स्टेज अभी नहीं है। अभी मैं नियम के अंतर्गत जो माननीय सदस्य लेकर आए उस नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहने का इसमें नियम है। मैं उस नियम के अंतर्गत उनको मैं अलाउ कर रहा हूं। मैं वो क्या बोल रहे हैं आपका एप्रीहेंशन, एक भाषण दूंगा मैं भाषण दूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नियम के अंतर्गत उन माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको बोलने के लिए मैं अलाउ करूंगा। अब ये स्टेज है। नमस्कार, सुनिए माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा के माननीय संयम जी, मैं जब इतना डिस्कशन किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं नियम के अंतर्गत बी ब्रीफ के इस्तीफों को लेकर के भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3) ख में बहुत साफ उल्लेख है। मैं उसको यहां पढ़ करके और सदन का समय नहीं लूंगा। और इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है उसमें 173(2) में भी बहुत साफ उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन इस्तीफों के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। अध्यक्ष महोदय के वो विचाराधीन थे, लेकिन हमारे ही सदन के, हमारे ही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के आचरण से व्यथित होकर के मैं आज आपके सामने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार के लिए या किसी भी तरह के अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। हर संवैधानिक संस्था के अपनी कार्यप्रणाली, अपना दायरा पूरी तरह से नियत है। और अनेकानेक बार न केवल विधानसभा अध्यक्षों ने बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के जरिए इस व्यवस्था को तौर पर आई कैन पुट माय वर्ड इन हिज माउथ। प्लीज बी ब्रीफ छोटी बात करें। स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा के अंदर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो अध्यक्ष पद से महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, उसमें प्रथम खंड के पृष्ठ 878 पर 14 मार्च 84
माने आप कौन होते मुझसे क्या क्या ये पटेला जी ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये बिल्कुल लिमिट है। आप बैठे आप बैठे मदन जी बैठे प्लीज, आप बैठे नीचे बैठे ना, आप बैठे नीचे बैठे आप बैठे प्लीज, मुझे गाइड करेंगे क्या? आप ये नहीं कर रहे हो, आप हु आर टू स्टॉप मी? आप बैठे फिर खड़े आप प्रॉब्लम है कुछ? आप बैठे, अब मैं आपका अध्यक्ष हूँ, मैं आपका अध्यक्ष तभी बैठा हूँ, मैं आप इसीलिए बैठे हूँ मैं। धन्यवाद, बैठे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सम्मान करिए, नीचे बैठिए, आप मुझे अध्यक्ष मानते, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संयम जी 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, 2 मिनट प्लीज। आपका जो उद्देश्य तो पूरा हो गया, जब आदमी बोल चुके हैं भाई क्या है, आपने ब्रीफ करें अपनी बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे सिर्फ यही कहना अध्यक्ष महोदय कि क्या इस सदन में बैठ करके हम सब लोग अपनी इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम करेंगे? क्या यह सदन राजस्थान हाईकोर्ट का सबऑर्डिनेट है कि राजस्थान हाईकोर्ट इस सदन को डिक्टेट करेगा? क्या हम कोई प्रश्न अगर विधानसभा में हमारा जवाब नहीं आएगा, किसी प्रस्ताव का जवाब नहीं आएगा, तो क्या हम इसके लिए हाईकोर्ट में जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में किसी मामले का निर्णय नहीं हो तो क्या यह विधानसभा हाईकोर्ट को कह सकती है कि आप फैसला करिए? जब यह विधानसभा नहीं कह सकती तो हाईकोर्ट इस सदन को कैसे डिक्टेट कर सकता है? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने, उनके आचरण ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को अपमानित किया, लांछित किया, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का ये सदन माध्यम है, इसलिए इसको आप निर्देशित करें, इसकी जांच और इसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। आप और हम सब जानते हैं कि कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर डिफाइन है। माननीय सदस्य प्रश्न लेकर आए, मैं इस पर सोचकर निर्णय करने के बाद इस पर हम सदन में निर्णय करेंगे। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले प्रतिवेदन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 6 वर्षीय प्रतिवेदन व अक्षरित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। 19-20 का प्रतिवेदन आ रहा है। मैं आपको बार कहने के बाद मान्य कह चुका हूं। आप माननीय मैं डॉक्टर महेश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री भंवर सिंह बाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण सदन की मेज पर रखता हूं। विधायी कार्य प्रवर समिति प्रतिवेदन की उपस्थापना के संबंध में प्रसाद इलाज मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया जाए। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना है। तो आप देख रहे थे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही, जहां पर विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार विधानसभा के खिलाफ उपनेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट में क्यों गए। इससे लेकर के संयम लोढ़ा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां डांग इलाके में पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। डकैत कैशव के साथियों की तलाश अभी भी हो रही है। उसके भाई शेषराम नरेश बंटी की भी तलाश पुलिस को है। मुठभेड़ के दौरान कल कुख्यात डकैत केशव पकड़ा गया था। केशव की गिरफ्तारी के बाद अब शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। पिछले 10 सालों से केशव और पुलिस के बीच आंख मिचौली चल रही थी। आखिरकार पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया और कुख्यात डकैत केशव को गिरफ्तार किया। इस दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें केशव की ओर से पुलिस पर कई फायर किए गए थे और
इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायर जब किए तो केशव के पैर में गोली लगी। इसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर इसका इलाज अभी जारी है। वहीं पुलिस की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर डांग के इस इलाके में उसके साथियों की तलाश की जा रही है। उसके भाई और उसके बाकी के साथियों की तलाश पुलिस को है। तो आपको बता दें कि डांग इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर कुख्यात डकैत केशव की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को लगातार उसके साथियों की तलाश है। 12 से ज्यादा डकैत इसके साथ थे जब पुलिस की टीम पर इन्होंने फायर किए थे। एक के बाद एक कई फायर हुए और इसके बाद जवाबी फायर पुलिस की तरफ से किए गए। काफी देर तक, करीब 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी, जिसके बाद केशव के पैर में गोली लगी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कुख्यात डकैत अब पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही साथ पुलिस की टीम अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। जंगल में इस बीहड़ में, जो चंबल के बीहड़ है, बेहद खतरनाक और यहाँ पर माना जाता रहा कि डकैतों का साम्राज्य रहा, लेकिन अब एंटी डकैत एक टीम का गठन किया गया पुलिस की तरफ से, जो लगातार कार्रवाई की जाती रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, किस तरीके से अभी भी पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर इस इलाके में जारी है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं, ये कल जो डकैत है केशव गुर्जर, इसको पकड़ लिया है और इसके पैर में गोली लगी है, तो इसका इलाज चल रहा है। और इसके जो साथी हैं, अन्य साथी हैं, उनकी तलाश में पुलिस का जो सर्चिंग अभियान है वो डांग इलाके में जारी है। और पुलिस का यही कहना है कि इसके जो अन्य साथी हैं जो फरार हैं, उनको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जी, अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है? कितने लोग इसके साथ थे? अगर पिछले 10 सालों से देखिए पुलिस और इस डकैत के बीच में आंख मिचौली चल रही थी, तो क्या एक बड़ी गैंग ये ऑपरेट कर रहा था बीहड़ से? जी बिल्कुल, इसकी एक बहुत बड़ी गैंग है और इसके करीब 2 भाई भी हैं, वो भी डकैत हैं। और ये जो कल जो इससे मुठभेड़ हुई, तो उस दौरान 3-4 लोग और इसके साथ ही बताए जा रहे थे। वो बीहड़ में वो चकमा देकर के पुलिस को वो भागने में सफल रहे। और ये जो डकैत केशव गुर्जर है, ये पुलिस के चंगुल में फंस गया और पुलिस ने इसको गोली मारी और इसके पैर में। बिल्कुल हरिवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और फायरिंग में घायल 3 लोग एसएमएस अस्पताल लाए गए हैं। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इन बदमाशों का इलाज पुलिस की तरफ से करवाया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि 3 बदमाशों की गिरफ्तारी आगरा से हुई। उत्तर प्रदेश के कुल 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 बदमाशों को लेकर के जयपुर पुलिस पहुंच रही थी। जयपुर रास्ते में इन्होंने जयपुर से पहले ही पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर किए। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की टीम की ओर से की गई तो तीनों के पैर में गोली लगी है, तीनों घायल हैं और तीनों बदमाशों को अब एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां पर इनके इलाज की सबसे पहले तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये 3 बदमाश है, जिसमें एक बीकानेर का बदमाश भी शामिल है। पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा इन्हें लेकर के किया गया है। तो लॉरेंस गैंग के शूटर्स से मुठभेड़ और कुछ ही देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे का समय तय किया गया था। 1:16 हो गए हैं। अब एसीपी अजय पाल लांबा पत्रकारों से मुखातिब होंगे, खुलासा करेंगे। जयपुर के जी क्लब में फायरिंग के आरोप है और तीनों शूटर्स की पुलिस से आज ही मुठभेड़ हुई। आगरा से 4 शूटर पकड़े गए थे, जिनमें से 3 को लेकर के पुलिस की टीम पहुंच रही थी जयपुर और इसी दौरान बीच रास्ते में पुलिस के हथियार छीनकर इन्होंने भागने की कोशिश की। गोनेर रोड पर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, पुलिस के ही हथियार छीनकर पुलिस पर फायर किए। इसके बाद जवाबी फायर जब पुलिस ने किए तो तीनों शूटर्स घायल हुए हैं और इनको गोली लगी है। आपको बता दें कि बहरहाल अब इनका इलाज एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है राजधानी जयपुर की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वो तस्वीर है जिसमें 3 शूटर जी क्लब पर फायरिंग के आरोपी, दहशत फैलाने के आरोपी और इन सरगनाओं को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने भागने की कोशिश की और इनके गोली लगी है। बहरहाल पुलिस की ओर से अभी ज्यादा जानकारी और दी जानी बाकी है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा।
जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब के बाहर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों की आज जयपुर पुलिस से मुठभेड़ हो गई और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश जिनको आगरा से गिरफ्तार किया गया था उन्हें जयपुर की पुलिस आगरा से हिरासत में लेकर के और जयपुर लौट रही थी। और इसी बीच इस गोने रोड पर आसाराम आश्रम के पास में बदमाशों ने जब पुलिस के हथियार लेकर के भागने की कोशिश की तभी आपसी फायरिंग के बीच में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं घटनास्थल पर ये जो सीन है, क्राइम स्पॉट है, यहाँ पर एफएसएल की टीम काम कर रही है। फिलहाल पुलिस का जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर 3 बदमाशों के आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास बताया ऐसा जा रहा है कि जब बदमाशों को आगरा से जयपुर लाया जा रहा था और यहीं पर आपसे मुठभेड़ हुई। उसके बाद जब गोलियां चली उसमें 3 बदमाश प्रदीप, जेपी और उसके अलावा ऋषभ, इन तीनों की गोलियां लगी। तीनों बदमाश इस समय एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एफएसएल की टीमें इस वक्त घटनास्थल का जो है मौका मुआयना कर रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या जो अलामत यहाँ पर मौके पर है। और वहीं पर एसीपी मालवीय नगर यहाँ मौजूद है। उसके अलावा खोनागुरन थाना प्रभारी को भी यहाँ पर लगाया गया है। यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो बताया जा रहा है कि जब आगरा रोड से बदमाशों को यहाँ पर लाया जा रहा था पुलिस की गाड़ियों में तो आगरा रोड से गोने रोड होते हुए और तीनों बदमाशों को जवाहर सर्किल थाने ले जाया जा रहा था। इसी बीच में इसी रोड पर चूंकि सुबह 7 बजे काफी कोहरा यहाँ पर बताया जा रहा था, काफी कोहरा था, इसी कोहरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से हथियार छीन करके भागने की कोशिश की। और इसके बाद जब पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो आपसी फायरिंग होती है और यहीं पर तीनों बदमाशों के पैर में पुलिस ने उनको दबोचने के लिए गोली मारी, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का दावा है। दोपहर 1 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल नाम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफएसएल की टीम काम कर रही है और फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल। और कुछ समय के बाद पूरे घटनाक्रम जो है पुलिस साफ करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। 3 दिन पहले जो जी क्लब पे फायरिंग हुई थी वो फायरिंग करने वाले अपराधियों को कल यूपी पुलिस की मदद से आगरा के नजदीक से गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ला रही थी। रास्ते में जयपुर के नजदीक जब पहुंचे हैं उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पे फायर करने की कोशिश की। उसमें काउंटर जब पुलिस ने फायर किया है उसमें इन बदमाशों की गोली लगी है जिनका उपचार अभी हो सकता है। जयपुर में कहाँ की किस जगह ये एनकाउंटर? थाना खोनागुरियन का इलाका। थाना जवाहर सर्किल जयपुर पुलिस के द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कार्य की गई थी जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सुपुर्द किया जाएगा। तो कुछ ही देर में जयपुर पुलिस की ओर से एसीपी लांबा इस पूरे प्रकरण को लेकर के जानकारी देंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर किशनगढ़ बास में पुलिस की टीम पर पथराव कर अज्ञात बदमाशों ने गैंगरेप के एक आरोपी को छुड़ा लिया। जानकारी के मुताबिक पथराव में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। घरों में घुसकर पुलिस ने अपनी जान बचाई। गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी, लेकिन इसी दौरान बड़ी तादाद में कुछ लोग जिन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस को भागना पड़ा मौके से और यहां से एक गैंगरेप का जो आरोपी था, रेपिस्ट था, इसे छुड़ा करके बदमाश ले गए। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसके साथ ही साथ पुलिस की टीम पर भी सवाल है कि आखिर क्या पुलिस बिना जाब्ते के गई थी, बिना तैयारी के गई थी? जब इस तरह से गैंगरेप के एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी तो पुलिस की टीम क्या सतर्क नहीं थी, जिसकी वजह से बदमाशों को मौका मिला इस तरह के एक गैंगरेप के आरोपी को छुड़ाने का? थाना किशनगढ़ की पुलिस गई थी, 11 आरोपियों को पकड़ भी लिया था। पकड़कर जब लाने लगे तो वहीं उनके परिजन 50-60 आदमी औरतों ने पुलिस पर हमला करके आरोपियों को छुड़ा लिया। इस संबंध में वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अवैध तस्करी पर दिवेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 750 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी भी पकड़ी है। कोहरे का फायदा उठाकर के तस्कर यहां से फरार हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नशे की तस्करी पर पुलिस का एक्शन।
तो वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट की गई है। राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की खबर है और स्टेशन पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। 12 से ज्यादा लोगों पर आरोप है कि राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ उन्होंने मारपीट की। दादर अमृतसर ट्रेन से उतार करके मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, बल्कि मुरैना से ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। इस तरीके से बदमाशों के हौसले बन रहे हैं कि कहीं पर भी वे हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। उधर बारां के बबोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस के अनुसार 55 साल के जगदीश सिंह जब वो सोमवार को अपने घर पर था, घर के बाहर उसके छोटे भाई देवी सिंह से बात हुई और कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर देवी सिंह और उसके परिवार के 3-4 सदस्यों ने अपने भाई जगदीश सिंह पर लाठी डंडों पत्थरों सरियों से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इसमें जगदीश सिंह पहले घायल हुआ, इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल के दौरान इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है। उधर करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर से ग्रामीणों ने लापरवाही से बिना सूचना दिए नाली खुदाई करने के आरोप लगाए हैं। इस केस में संवेदक और उसके कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीती 17 जनवरी को नाली निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से सीताराम मंदिर परिसर में बना एक शिव मंदिर भरभरा करके नीचे गिर गया। काफी पुराना था, जिससे 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हुए। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।